तो बद्रीनाथ और तुंगनाथ महादेव जी की यात्रा का ये तीसरा और आखिरी एपिसोड है। अगर इस यात्रा का भरपूर आनंद लेना चाहते हो आप, तो इससे पहले 2 और एपिसोड हैं, उन्हें आप जाकर पहले देखो। इस तीसरे एपिसोड में आप देखोगे कि कैसे मैं बद्रीनाथ जी के दर्शन के बाद चल पड़ा तुंगनाथ महादेव जी के मंदिर की ओर, जो कि चोपता में है। और माना जाता है कि ये मंदिर एशिया का सबसे ऊंचा महादेव मंदिर है। तो आप भी शामिल हो जाइए मेरे साथ इस खूबसूरत सफ़र में। तो इस वक्त मैं बद्रीनाथ से निकल रहा हूँ अपने अगले पड़ाव की ओर, जो कि है तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर, और वो चोपता में है। पूरे दिन का सफ़र है और ये दूरी लगभग 140 किलोमीटर की है। अब इस वक्त मैं बद्रीनाथ से जोशीमठ की ओर बढ़ रहा हूँ और पूरा का पूरा रास्ता बेहद ही खूबसूरत घाटियों और घुमावदार रास्तों से भरा पड़ा है। तो दोस्तों, बद्रीनाथ और जोशीमठ के बीचों बीच ये विष्णु प्रयाग पड़ता है, जहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। दोनों नदियों का संगम मैं आपको नीचे चलकर तसल्ली से दिखाता हूँ। वैसे धौली गंगा नदी जो है गढ़वाल क्षेत्र और तिब्बत की सीमा पर स्थित नीति दर्रों के समीप आरंभ होती है। ये जो आप नदी देख रहे हो, ये है धौली गंगा नदी। और अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है सतोपंथ हिमालय पर्वत को, जो कि बद्रीनाथ में स्थित है। ये जो नदी आप देख रहे हो, ये है अलकनंदा नदी। इन दोनों का संगम ऊंचाई से और भी खूबसूरत नज़र आता है। इस वक्त मैं जोशीमठ में हूँ और वो दूर नीचे जो नारंगी रंग का छोटा सा मंदिर नज़र आ रहा है, वो विष्णु प्रयाग मंदिर है, जहाँ से अभी आपने अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी का संगम देखा। तो मैं पहुंच गया हूं गोपेश्वर और यहाँ से खूबसूरती के सुपीरियर नज़ारे शुरू होते हैं। तो इस वक्त शाम के करीब 5:30 बज रहे हैं और एक बार पूरा रूट मैप देख लेते हैं। मैं सुबह करीब 10 बजे निकला था बद्रीनाथ से चोपता तुंगनाथ के लिए, और बद्रीनाथ से निकलकर मैं पहुंचा गोविंद घाट के बाद हेलंग के बाद जोशीमठ के बाद पीपलकोटी, फिर बिरही, फिर गोपेश्वर, और फिर गोपेश्वर के बाद मैं पहुंचा मंडल। लेकिन मंडल से लेकर चोपता तक का जो रास्ता है दोस्तों, ये बड़ा ही घने जंगलों से घिरा हुआ रास्ता है। ये जो रास्ता आप देख रहे हो, ये गोपेश्वर से मंडल का रास्ता है, और इस रास्ते में इतनी शांति देखकर महसूस हो रहा था जैसे सुकून है तो बस यही। तो मंडल से लेकर पूरे चोपता तक, जो कि करीब 24 किलोमीटर का रास्ता होगा, पूरे रास्ते मुझे सिर्फ और सिर्फ घने जंगल देखने को मिले। और जब मैं पहली बार इस रास्ते पर बाइक चला रहा था तो अंदर से एक डर का एहसास भी था, और समझ ही नहीं आ रहा था कि यार ये रास्ता कब ख़त्म होगा, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। और आखिरकार मैं चोपता जब पहुंचा तो ये था नज़ारा। तो पूरे दिन खूबसूरत रास्तों का मज़ा लेकर जब मैं पहुंचा चोपता, तो ये था सबसे पहला वो नज़ारा जिसे मैंने अपने कैमरे में कैद किया। और इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले इस नज़ारे को देखकर मैं वहाँ जैसे ठहर सा गया। और चोपता पहुंचकर मैंने लिया रूम, और फिर वहीं किचन में मैंने डिनर किया। किचन और देवदार की लकड़ी रह क्या पाँच
अभी मैं चोपता में हूँ। हाँ, मैंने स्टे किया है इस रूम में। और कल तो मैं बद्रीनाथ तप्तकुंड मैंने नहाया था मंदिर दर्शन के लिए, और आज मैं तुंगनाथ दर्शन के लिए जा रहा हूँ, तो बिना नहाए जाऊँगा नहीं। और यहाँ गीज़र नहीं है तो मैं ठंडे पानी से नहाने वाला हूँ। ये देखिए मैं पानी भर रहा हूँ, और पानी बिल्कुल पाला मार देने वाला पानी है। अब यहाँ से आप लोगों को जो मैं नज़ारे दिखाने वाला हूँ, उन्हें देखकर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि चोपता को क्यों मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। तो मैं पहुंच चुका हूं चोपता, और ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है। तृतीय केदार जिन्हें कहते हैं, टुंगनाथ धाम हिमालय। यहाँ होम स्टे काफ़ी महंगे हैं, करीब 3000 फैमिली, 3,500 से 4,000 के बीच में फैमिली वालों को देते हैं ये। अगर आपको ट्रैकिंग करने में, टुंगनाथ की ट्रैकिंग करने में अगर किसी तरह की परेशानी होती है, तो यहाँ पे घोड़े और खच्चर वाले हैं, वो आपको ट्रैकिंग कराते हैं। पूरा चोपता आपको चीड़, बुरांस और देवदार के पेड़ों से ढका हुआ मिलेगा, और बीच बीच में आपको छोटे छोटे घास के मैदान, जिसे लोकल में वहाँ बुग्याल कहते हैं, देखने को मिलते हैं। और कैंपिंग लाइक एक्सपीरियंस करने के लिए ये बहुत ही सही जगह है। और विंटर्स में तो ये पूरा का पूरा चोपता ही बर्फ़ से ढक जाता है। इन्हीं कारणों की वजह से चोपता को उत्तराखंड का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। बद्रीनाथ वाले ट्रिप में मैंने पहली बार ट्रैकिंग किया था वसुधारा फॉल के लिए, और उस ट्रैकिंग ने मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दिया था, जिसने मेरी सोच ही बदल कर रख दी थी। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप सक्षम हैं तो पद यात्रा कीजिए, इस मिट्टी को, इस हवा को, इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। चलिए, थकिए, रुकिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, मगर पैदल चलिए, क्योंकि इस मेहनत के बाद जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो एक अलग ही अचीवमेंट की अनुभूति होती है। ये जो पूरा पर्वत है जिस पर मैं ट्रेकिंग कर रहा हूँ, इसका नाम है चंद्रनाथ पर्वत, और इसी पर्वत पर लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर सजे हैं तुंगनाथ महादेव मंदिर। इस पर्वत की ऊंचाई है लगभग 4000 मीटर की, और इसी के शिखर को कहते हैं चंद्रशिला। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से आपने बहुत सी खाई देखी होंगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी खूबसूरत खाई आपको केवल तुंगनाथ में ही देखने को मिलेगी। ये डरावनी होने के साथ साथ दिलचस्प भी है। तुंगनाथ का शाब्दिक अर्थ है, तुंग मतलब चोटी और नाथ मतलब स्वामी, तो तुंगनाथ मतलब चोटियों के स्वामी। और ये जो है रावण शिला है, इस पर रावण ने तपस्या की थी। तो इस तरह से ये पूरा पर्वत ही महापुरुषों की तपस्थली रह चुका है। तुंगनाथ से चंद्रशिला की चढ़ाई लगभग 1 किलोमीटर की है, और अब मैं चंद्रशिला शिखर पर पहुंच चुका हूं, जहां गंगा माता का मंदिर है। ये बेसिकली चंद्रशिला डेडिकेटेड है श्री राम भगवान को, क्योंकि उन्होंने जब रावण का वध किया था तो इसी जगह पर उन्होंने पश्चाताप करने के लिए तपस्या की थी।
चंद्रशिला के शिखर पर आप जो ये पंचमुखी शिवलिंग देख रहे हो, इसके बहुत से महत्व हैं, लेकिन मूल रूप से ये शिव के 5 रूपों को बतलाता है। माना जाता है कि इन्हीं 5 रूपों से पंच तत्वों का निर्माण हुआ, आयु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश का। ये उत्तर की तरफ चौखंबा पीक, केदारनाथ, नंदा देवी पर्वत, सारे के सारे पीक दिखाई देते हैं, लेकिन मैं इंतज़ार करता रहा, सुबह से शाम हो गए लेकिन जैसा कि मानसून का मौसम है, ना बादल हटे ना व्यूज़ मिले तो अब मैं वापस जा रहा हूँ नीचे। 1-1.5 घंटे में नीचे पहुँच जाऊँगा। ये बादलों की अटखेलियाँ भी मानो मेरे साथ जैसे कोई आँख मिचोली का खेल खेल रही हूँ। सिर्फ 2 मिनट या 4 मिनट के लिए बादल छटते थे और फिर पूरी तरह से छा जाया करते थे। चंद्रशिला से नीचे उतरने के बाद ये कुछ नज़ारे हैं जो बादल छटने के बाद मैंने कैद किए कैमरे में। और वो दूर नीचे जो आप छोटा सा गांव देख रहे हैं, कल रात मैंने वहीं स्टे किया था। और नीचे आधे रास्ते उतरने के बाद मुझे दिखाई दिया चौखंबा पीक। तो दोस्तों, मेरी बद्रीनाथ और तुंगनाथ की यात्रा का सफ़र यहीं तक था। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में इसके बाद, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को कुछ खूबसूरत लम्हे दिखाता हूँ। खाई जा रहे तो तू छोड़ दे, खा रहा है वो अपने आप छोड़ा उसे खिलाकर ही दम लेगी। तो दोस्तों, ये है सुजुकी बर्गमैन, मेरे सफ़र का सच्चा साथी। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी मजबूत है, माइलेज भी अच्छी है, और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये इसकी बैलेंसिंग काफ़ी अच्छी है और कहीं भी पहाड़ों पर आप इसे आराम से चला सकते हो। फ्रंट व्हील में आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलता है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से चलती है गाड़ी। और इसमें आपको कंफर्टेबल काफ़ी फील होता है, काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है ये। इसके अलावा इसमें आपको ये चार्जिंग पॉइंट मिलता है, जहाँ आप आराम से सफ़र में कभी भी आपकी बैटरी अगर मोबाइल की डेड होती है तो आप आराम से चार्ज कर सकते हैं इसे, अपने मोबाइल को। अपनी इस यात्रा की खूबसूरत लम्हे को मैं अपने कैमरे और अपने दिमाग और दिल में बैठ सजोए अपने घर जा रहा हूँ।